बार मायके आई हुई ईशा बहुत खुश और उत्साह से भरी हुई थी। राखी पर तो वह लगभग हर साल मायके आती है और भाई दूज पर अपनी नंदों को अपने घर बुलाती है। इस तरह वो भी खुश, उसके पति और नंदे भी खुश। राखी का त्योहार उसे बचपन से ही विशेष प्रिय रहा है। छोटी सी थी जब पिताजी की गोद में चढ़कर राखी खरीदने बाजार जाती थी और ढेर सारी दुकानें ढूंढकर एक बहुत बड़ी सी रंग बिरंगी फूल पत्तियों वाली राखी खरीदती थी। अपना सारा प्यार वह राखी के आकार के साथ भैया की कलाई पर बांध देना चाहती थी। तब यही लगता था कि जितनी बड़ी राखी होगी भैया को लगेगा ईशा उनसे उतना ही अधिक प्यार करती है जैसे राखी ना हो बहन के प्यार का नाप हो। तभी ईशा बाजार से सबसे बड़ी राखी छांट के लाई थी और भैया था कि इतनी बड़ी राखी को देखकर मुंह बिचकाता। ये क्या उठा लाई है? मेरे सारे दोस्त फिर शाम को मुझ पर हंसते हैं। कोई छोटी राखी नहीं मिली इसे? तब माँ बहुत समझा बुझाकर उसे शांत करती। अरे अभी छोटी है, इसलिए थोड़ी समझदार हो जाएगी तब थोड़ी ही इतनी बड़ी राखी बांधेगी। ईशा को अब भी याद है, स्पंज के फूलों की परतों पर रंग बिरंगी पन्नियों और चमकीले सितारे लगे वो 5 रुपए वाली राखियाँ। कितना नेह भरा था उनमें। दूसरे दिन ईशा भाई के नहाने से पहले वो राखी उनकी कलाई से उतरवा लेती थी और फिर वह राखी उसके निजी खजाने में जमा हो जाती थी। साल भर वह उसे संभाल कर रखती, कभी अपनी कलाई पर बांधकर खुश होती तो कभी माथे पर रखकर अपने रूप पर खुद ही रीझ जाती, मानो कहीं की महारानी हो। प्यार के रेशमी धागों में बंधता लिपटता बचपन फिर उस सयानेपन की ओर बढ़ चला। भैया उसकी राखी पूरे साल अपने हाथ पर बांधे रखता, तो अब राखी की सुंदरता की जगह उसकी मजबूती प्रमुख हो गई। लेकिन रिश्ते वैसे ही सुंदर बने रहे जैसे वो बचपन की राखी सुंदर हुआ करती थी। भाभी के आने के बाद उस राखी में मजबूती का एक धागा और सुंदरता का एक नग और जुड़ गया। और इस बार तो लता बुआ भी आ रही हैं राखी पर, तो सोने पे सुहागा। कितने बरस हो गए बुआ से मिले। बचपन में कितना खेली है वो बुआ की गोद में। माँ की तरह ही बुआ ने उसे संभाला था। वो 10 बरस की थी जब बुआ की शादी हो गई थी। कितना रोई थी तब ईशा, तबीयत खराब कर ली थी उसने। बुआ मायके कम ही आती थी। एक तो वैसे भी मायका माँ से होता है और दादी तो ईशा के जन्म के कुछ वर्ष बाद ही चल बसी थीं। दादाजी तो और भी पहले चले गए थे। विवाह होते ही माँ पर एक मानसिक दबाव हमेशा ही बना रहता था कि बुआ के विवाह की जिम्मेदारी एक अनचाहे बोझ की तरह उन्हें ही उठानी है। जैसे तैसे उन्हें पढ़ा लिखा कर उनका विवाह करके मानो माँ ने चैन की सांस ली और पल्ला झटक लिया। कभी राखी भाई दूज पर उन्हें बुलाने की बात भी उठाने नहीं देती घर में। भैया के विवाह पर बुआ आई थीं कुछ दिनों के लिए बस, लेकिन ईशा को हर छुट्टियों में बुआ बहुत आग्रह से अपने घर बुलवाती और उतने ही प्यार से रखती। उनके स्वयं के बच्चे हो जाने के बाद भी ईशा के प्रति उनके प्यार में किंचित मात्र फर्क नहीं आया था। ईशा जब समझदार हुई तब से उसे माँ का व्यवहार कचोटने लगा। बुआ का क्या कभी मन नहीं करता होगा मायके अपने जन्म स्थान आने का, अपने बच्चों को मामा के घर भेजने का? ससुराल में जब सब उनसे मायके में जाने के बारे में पूछते होंगे तब कैसा लगता होगा बुआ को। इसलिए उसने इस बार पिताजी पर बहुत दबाव बनाया और खुद भी माँ से बहुत आग्रहपूर्वक बुआ को राखी पर बुलाने को राजी किया। माँ को पता नहीं क्यों हर बार इस बात का डर लगा रहता कि बुआ को बुलाया तो उन्हें लेना देना पड़ेगा। पहले ही उनके ब्याह का खर्च माँ को ही करना पड़ा था और अब
तीज त्योहार, फिर खर्चा। ईशा को माँ की छोटी सोच और मानसिकता पर दुख होता, लेकिन कुछ बोल नहीं पाती। माँ कैसे रिश्तों को पैसों में तोल पाती है, वो भी एक बेटी के, उसके मायके के साथ रिश्ते को। बुआ के आने में अभी एक दिन बाकी था। ईशा ने भाभी को रसोई घर में खाना और मिठाइयाँ बनवाने में पूरी मदद की, ताकि भाभी पर काम का अतिरिक्त बोझ ना पड़े और उनके साथ ईशा का समय भी व्यतीत हो। दोनों हंसी मजाक और बातें कर रही थीं। माँ हर थोड़ी देर बाद किसी न किसी बहाने से उसे आवाज़ देकर बुला रही थीं। ईशा समझ गई थी कि माँ नहीं चाहती हैं कि वह रसोई घर में भाभी की मदद करे। माँ की मंशा समझकर भाभी का भी मुंह उतर गया, पर ईशा ने माँ की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और वो भाभी के साथ काम करवाती रही। दोपहर में खाने वगैरह से फुर्सत पाकर ईशा फिर आराम से माँ के पास बैठी। तुझे क्या जरूरत है खटने की? 2 दिन के लिए ही तो आई है, तेरी भाभी काम कर लेती। माँ ने छूटते ही डांट लगाई। तो क्या हुआ माँ, दोनों ने मिलकर किया तो काम भी जल्दी निपट गया। थोड़ा आराम भाभी भी कर लेंगी, इस बहाने ननद भाभी थोड़ी गपशप भी कर लेती हैं। ईशा बोली। अरे तुझे घर में तो खटना ही पड़ता है और यहाँ भी। माँ आगे कुछ बोलती, इससे पहले ही ईशा बोल पड़ी। ओ माँ, अपने घर के कामों को, जिम्मेदारियों को खटना नहीं कहते, और अगर तुम अपनी बेटी के लिए ऐसी सोच रखती हो तो फिर एक बार ये भी सोचो कि भाभी भी इस घर के लिए तुम्हारे हिसाब से खट ही रही हैं। तुम्हारे मन में भाभी के लिए कभी हमदर्दी क्यों नहीं जगती? तुम्हें कभी उनके लिए यह क्यों नहीं लगता कि वह बेचारी भी खट रही है इस घर में? बेटियां काम करें तो माँओं को लगता है कि बेचारी खट रही है, लेकिन बहू कितना भी काम करे तो सास को वह हमेशा फुर्सत में ही बैठी लगती है। औरतों में बैठी इस सास और माँ के अलग अलग होने के कारण ही रिश्ते तनावपूर्ण हो जाते हैं। जिस दिन औरत निष्पक्ष रूप से सिर्फ स्त्री होकर स्त्री को देखेगी, उस दिन दुनिया की सारी बहुएं, बेटियां, भाभियां और नंदें सुखी हो जाएंगी। माँ अवाक होकर सुनती रह गईं। उन्हें ईशा से ऐसे प्रत्युत्तर की कतई आशा नहीं थी। उस समय उन्होंने चुप रहना ही उचित समझा। शाम को भी घर के काम निपटाने में ईशा ने भाभी की मदद की और फिर उन्हें साथ लेकर बाजार चली गई। सबके लिए ढेर सारे उपहार खरीद लाई। माँ, बुआ, भाभी के लिए साड़ियाँ, पापा और भैया के लिए कुर्ता पैजामा, बच्चों के लिए कपड़े, खिलौने, मिठाइयाँ। लेकिन ईशा माँ के चेहरे के भाव देखकर समझ गई कि उनको बुआ के लिए भी समान कीमत की साड़ी लाना अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन ईशा इस बार कुछ ठान कर ही मायके आई थी। 3 साल हो गए उसकी शादी को। वह हक से अपने मायके आती है, तो बुआ क्यों नहीं? ईशा आई थी तो पिताजी बाहर तख्त पर सो जाते थे और ईशा कमरे में माँ के साथ। रात के खाने पीने से निपटकर थोड़ी देर सबने बैठकर बातें की, फिर सब सोने चले गए। माँ और ईशा भी अपने कमरे में आ गईं। आते ही माँ ने अंदर से कुंडी लगा दी। फिर उन्होंने अपना लॉकर खोला और एक बड़ी सी थैली निकालकर पलंग पर बैठ गईं। थैली खोलकर माँ ने उसमें से कई छोटे बड़े डिब्बे डिब्बियाँ निकालीं। ईशा को पता था कि इसमें माँ का सारा सोने चांदी का सामान रखा था। माँ ने 2 जड़ाऊ कंगन बाहर निकाले। ईशा पहचान गई, यह उसकी दादी के कंगन थे। दोनों कंगन मिलाकर कम से कम 15 तोले के होंगे। मैं चाहती हूँ कि अब ये कंगन तू रख ले, माँ ने ईशा के हाथों में कंगन थमाते हुए कहा, इससे पहले कि कोई और इन्हें झपट ले। मगर क्यों माँ, ये कंगन तो दादी के हैं ना? ईशा चौंक कर बोली। मगर तब तक माँ थैली में दूसरी चीज़ें ढूंढने लगीं और साथ ही माँ का बड़बड़ाना भी शुरू हो गया। ब्याह करने के बाद भी चैन नहीं है, उम्र भर इनके 30 त्योहारों पर भी घर भरते रहो। ब्याह कर दिया भाई ने, तब भी पिंड नहीं छूटा।
अब भी मुक्ति नहीं है हमें। माँ बाबूजी तो खुद चले गए, लेकिन हमें बांध दिया इस जंजाल में। घर पर बुलाकर इनकी खातिरदारी भी करो और विदा करते समय इनकी खातिर में लुट भी जाओ। ये बहनें भी भाई के गले टंगी रहती हैं उम्र भर। ईशा को याद आया कि जब बुआ के यहाँ जाती थी तो कितने प्यार से, चाव से कितना कुछ खरीद कर देती थी वो उसे, कपड़े, खिलौने। लेकिन उनके बेटों के लिए माँ ने कभी कुछ नहीं भेजा, ना कभी घर बुलाया छुट्टियों में। उन्हें पता ही नहीं कि मामा का घर कैसा होता है। चांदी की मामूली सी चीज देने का भी माँ का मन नहीं हुआ, तो अलमारी में उपहार में आई हुई साड़ियाँ छांटने लगी माँ बुआ को देने के लिए। लेकिन ईशा का चेहरा अचानक ही मुरझा सा गया। वह अनायास ही बुआ के साथ अपनी तुलना करने लगी। दोनों ही तो इस घर की बेटियां हैं। आज माँ बुआ को लेने देने पर इतना मन खराब कर रही है, कल को भाभी भी ईशा के लिए साड़ियाँ छांटती। माँ की नज़र अचानक ईशा पर पड़ी। अरे तुझे क्या हुआ? ऐसा मुंह क्यों उतर गया अचानक? माँ, तुम मेरे ही सामने बुआ के प्रति कैसी सोच और कैसी बातें कर रही हो। एक बार भी नहीं सोचा कि जैसे मैं इस घर की बेटी हूँ, वो भी तो इस घर की बेटी हैं। अगर बुआ के प्रति तुम्हारी सोच ऐसी है तो कल को भैया भाभी भी मेरे साथ ऐसा ही करेंगे, तो उनकी कोई गलती नहीं होगी ना? क्योंकि यदि तुम बुआ को कोसती हो तो भाभी को भी पूरा हक है मेरे आने पर मुझे कोसने का, मायके नहीं बुलाने का। ईशा का गला भर आया, आंखें डबडबा आईं। अब तो मुझे भी यहाँ आने के लिए सोचना पड़ेगा। माँ हाथ में साड़ी थामे सन्न सी बैठी रह गई। ये तो उन्होंने सोचा ही नहीं कि उनकी अपनी बेटी यह बात खुद पर लेकर दुखी हो जाएगी। तुम शुरू से ही बुआ के प्रति जैसा व्यवहार कर रही हो, भविष्य में भाभी का भी मन मेरे प्रति वैसा ही व्यवहार करने का बीज बो रहा है, क्योंकि वो देख रही हैं कि इस घर में ननद का सम्मान और प्रेम कितना और कैसा होता है। ईशा हाथ के कंगनों की तरफ देखते हुए बोली, ये दादी के पुश्तैनी कंगन हैं। वो चाहती तो तुम्हारी तरह ही चुपचाप बुआ को दे सकती थीं, लेकिन उन्होंने घर की बहू पर भरोसा किया और तुम्हारा मान रखा। भाई बहन का रिश्ता तो वैसे भी रेशम की तरह नाजुक होता है, और माँ बांधने के लिए उसमें पहले ही गांठ लगानी पड़ती है। तो जिस रिश्ते में पहले ही गांठ लगी हो तो उसमें और खिंचाव क्यों पैदा करना? ये कंगन भाभी ने तुम्हारे पास देखे हुए हैं। कल को उन्होंने इसके बारे में पूछा तो क्या जवाब दोगी? मायका माँ से होता है और उसके बाद भाई भाभी से। अपने व्यवहार की वजह से मेरा मायका मत छुड़वाओ माँ। मैं इस घर का इतिहास दोहराना नहीं चाहती। बुआ को सम्मान दो, तभी तुम्हारी बहू मुझे सम्मान देना सीखेगी। जब बुआ के बच्चों को प्रेम से अपने घर रहने के लिए बुलवाओगी, तभी भविष्य में इस घर में मेरे बच्चे भी अधिकार से आकर रह पाएंगे। भगवान के लिए एक ही घर की दो बेटियों के लिए अलग अलग व्यवहार मत पालो। ईशा ने कंगन वापस माँ के हाथों में थमा दिए। दूसरे दिन सुबह सवेरे ही बुआ आ गईं। सालों बाद अपना घर देखने की खुशी उनके चेहरे पर सहज दिख रही थी। कितना कुछ लेकर आई थी सबके लिए, एक से एक महंगी वस्तुएं, और उन सब के ऊपर सबके लिए अनमोल उपहार और अपार स्नेह। पिताजी भी कितने खुश लग रहे थे। नहा धोकर पिताजी और भैया राखी बंधवाने बैठे। राखी बंधवाने के बाद भैया ने ईशा के सर पर स्नेह से हाथ फेरकर उपहार दिया। पिताजी सकुचाए से खड़े रहे। तभी माँ ने एक कीमती साड़ी पिताजी को दी बुआ को देने के लिए। फिर माँ ने दादी के जड़ाऊ कंगन में से एक कंगन बुआ और भाभी को दिए। ये माँ जी के कंगन हैं, इन पर तुम दोनों का हक है। ये माँ जी के आशीर्वाद स्वरूप उनके बेटे और बेटी दोनों के वंश में रहेंगे। बुआ की आंखें इस स्नेह से भीग गईं। माँ ने उन्हें गले लगा लिया। ईशा ने ईश्वर को प्रणाम किया।
ये रेशमी रिश्ते अब प्यार की गांठ में बंधकर हमेशा मजबूत रहेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।